जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्र रेल चैनल पर। आज हम लोग सल्तनत काल के अंतर्गत लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, कौन वंश के बारे में पढ़ना है? लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश का कार्यकाल क्या है? तो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। ठीक ना, 19 अप्रैल 1491 को, ठीक ना, बहलोल लोदी ने क्या किया कि बहलोल शाह गाजी की उपाधि लेकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। अगर दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। तो बहलोल लोदी ने क्या किया कि अपने ही नाम पर सिक्के चलवाए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बहलोल सिक्के कहा जाता है। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। ठीक ना, बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहता था? मकसद ए अली नाम से, ठीक ना, क्या कहकर पुकारता था? तो मकसद ए अली नाम से अपने सरदारों को पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। अगर उसके सरदार खड़े रहते थे तो बहलोल लोदी भी क्या करता था? स्वयं भी खड़ा रहता था, मतलब अच्छा राजा था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निजाम खां जो था 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यानी नाम था निजाम शाह खां, लेकिन जैसे ही वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो उसका कौन सी उपाधि लेकर बैठा? सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लेकर। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। और दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने किया। और कब किया? तो 1504 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना किसने किया? तो सिकंदर लोदी ने किया 1504 ईस्वी में। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। और भूमि नापने के लिए या मापने के लिए प्रमाणिक जो पैमाना है गजे सिकंदरी, इसका जो प्रचलन किसने कराया? तो सिकंदर लोदी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। और सिकंदर लोदी जो था वो कविता लिखता था, लेकिन उस कविता का शीर्षक क्या होता था? तो गुलरुखी। ठीक ना, फारसी में लिखता था। कौन सा भाषा में लिखता था? फारसी में। यानी गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया और इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ पर फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सिकंदर लोदी ने क्या किया कि अपना राजधानी जो है कहाँ बनाया? नई राजधानी आगरा को बनाया। ठीक ना, और इसके आदेश पर संस्कृत का एक आयुर्वेद ग्रंथ था, ठीक ना, फारसी में अनुवाद कराया, जिसका नाम क्या हुआ? फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया। ठीक ना, संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में, ठीक ना, फरहंगे सिकंदरी के नाम से क्या कराया? ट्रांसलेट कराया, अनुवाद कराया। अब इसने नगरकोट के ज्वालामुखी के जो मंदिर था, ठीक ना, मंदिर के मूर्ति को तोड़कर उसने टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। यानी मंदिर के जो उसको तोड़ा मूर्ति को, मंदिर की मूर्ति को तो तोड़कर उसको कसाई को मांस तौलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और संतों के मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि मुसलमान को ताजिया नहीं निकालने दिया, और जो स्त्री लोग थी, मुसलमान की स्त्री थी, वह पीर और संत के मज़ार पर जाने पर मना कर दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी की हो गई। और इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। और गले की बीमारी के कारण जो है सिकंदर लोदी का मृत्यु हो गई। कब? 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। और इसी का पुत्र जो है इब्राहिम, ठीक ना, इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। और इसका पुत्र का नाम था इब्राहिम, तो इब्राहिम शाह के नाम से, ठीक ना, उपाधि लेकर आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और इस युद्ध में वह मारा गया।
21 अप्रैल को पानीपत का जिसको प्रथम युद्ध है, यह भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कोई कोई पूछ देता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक ना, याद रखना है डेट के साथ। ठीक ना, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। ठीक ना, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें किसके किसके बीच हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। पहले ये होता था। ठीक ना, दो एक राजा थे, या एक राजा का जो गुप्तचर होता था या उसका जो सेनापति होता था वो दूसरे में मिल जाता था। तो देखिए इसका चाचा जो था, ठीक ना, इब्राहिम लोदी का, ठीक ना, वह आक्रमण करने के लिए दिया था किसको, बाबर को। ठीक ना, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण कौन दिया था, पंजाब के शासक दौलत खान लोदी। ठीक ना, जो कौन था, इब्राहिम लोदी का चाचा था। इसका नाम क्या था, आलम खां। ये इसको अति दिया, निमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया कि आइए हमारे भारत पर आक्रमण कीजिए। ठीक ना, वो आक्रमण किया जिसके फलस्वरूप जो है वो इब्राहिम लोदी मारा गया। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया। मोठ का जो मस्जिद था उसका निर्माण सिकंदर लोदी का वजीर, ठीक ना, उसने इसका निर्माण किया। चलिए दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और भी वीडियो अपलोड है, ठीक ना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे देखिए। ठीक ना, चलिए आगे हम लोग सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था, तो सुल्तान होता था। ठीक ना, केंद्रीय शासन का मुखिया कौन होता था, तो सुल्तान होता था। बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर क्या हो गए थे, तो प्रभावहीन हो गए थे। मतलब जो अमीरों का ज़मीन था ये सब छीन लिया था बलबन और अलाउद्दीन। ठीक ना, अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था कब, लोदी वंश के शासनकाल में। और लोदी वंश जैसे ही आया था, ठीक ना, तो उसने क्या किया था कि जो भी ज़मीन लिया था उसको लौटा दिया था। ठीक ना, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस से खलवत कहा गया। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, तो मजलिस से खलवत कहा जाता था। मजलिस से खास में मजलिस से खलवत की बैठक होती थी। मजलिस से खास में क्या होता था कि मजलिस से खलवत की बैठक होती थी। मजलिस से खलवत क्या है, मंत्रिपरिषद है। ठीक ना, तो उसकी जो है बैठक होती थी। बार खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारी खानों, अमीरों, मालिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता था। बार खास क्या था, तो इसमें सभी सुल्तान के जितना भी दरबारी था, खान थे, अमीर थे, मालिक थे, अन्य सभी रईसों को बुलाता था, जिसको क्या कहा जाता है, बार खास कहा जाता था। बार आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। बार आजम में क्या होता था कि सुल्तान जो था, ठीक ना, वह अधिकांश कार्य जो है वह पूरा करता था। ठीक, और मंत्री और उससे संबंधित विभाग। ठीक ना, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मंत्री और उससे संबंधित विभाग। पहला था वजीर। वजीर किसको कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री को। ठीक ना, प्रधानमंत्री को क्या होता था, तो राजस्व एवं विभाग का प्रमुख होता था। प्रधानमंत्री क्या होता था, राजस्व और विभाग का प्रमुख होता था। ठीक ना, दूसरा था मुशरिफ ए मुमालिक, जिसको कि महालेखाकार कहा जाता था। ये क्या हो करता था, तो प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता था। ठीक ना, यानी कि मुशरिफ एवं मुमालिक का क्या काम था, तो जितना भी क्षेत्र से आता था, ठीक ना, आय और व्यय, उसका लेखा जोखा करता था। ठीक, मजमू आदर, ठीक ना, ये क्या करता था, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। यानी जो भी उधार पैसा लेता था उसका हिसाब कौन रखता था, मजमू आदर। और खाजिन क्या था, तो कोषाध्यक्ष था। यानी कि पैसा का मालिक कौन था, तो खाजिन था। ठीक ना, पांचवा क्या है, आरिख या मुमलिक। आरिख या मुमलिक क्या है, दीवान अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। ठीक ना, आरिज मुमालिक क्या होता था, तो दीवान अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, यानी कि मेन अधिकारी होता था। सर्द उर्स सुदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। सर्द उर्स सुदूर क्या होता था, तो धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख होता था। सातवां है काजी उल कजात। ये क्या होते थे, तो सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होते थे। काजी उल कजात क्या थे, तो सुल्तान के बाद अगर न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था, काजी उल कजात कहा जाता था। आठवां है बरीद ए मुमालिक। ये क्या होते थे, तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होते थे। यानी कि गुप्तचर विभाग के जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो वारिद ए मुमालिक। ठीक, चलिए वकील ए दर। वकील ए दर क्या था, तो सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का देखभाल करता था, यानी कि पर्सनल आदमी था।
ठीक ना। सुल्तान का जो व्यक्तिगत सेवाओं को देखभाल करता था उसको क्या कहा जाता था? वकील ए दौर कहा जाता था। दीवान ए खैरात तो जानिए रहे हैं कि दीवान ए खैरात था तो दान विभाग था, यानी जो दान में जो देते थे उसको कौन विभाग कहा जाता था? दीवान ए खैरात कहा जाता था। दास विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवान ए बंदगान। पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे कि जो दास विभाग था उसको रखने की व्यवस्था क्या करते थे? दीवान ए बंदगान कहलाता था। पेंशन विभाग किसके हाथ में था? तो दीवान ए ऐतिहासिक। चलिए कुछ विभाग है और उसके बनाने वाले सुल्तान, ठीक ना। पहला है दीवान ए मुश्क खराज, यानी कि इसको वित्त विभाग है, इसको किसने बनाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवान ए कोही यानी कृषि विभाग है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। किसने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग है, किसने बनवाया? तो बलबन ने। दीवान ए बंदगान किसने बनवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान ए खैरात किसने बनवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान ए इस्तिहाक भी किसने बनवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया। यानी कि विभाग था और बनाने वाले सुल्तान, यानी कौन कौन सा विभाग था और उसके किसके कौन कौन से सुल्तान द्वारा बनाया गया था। तो सभी विभाग हम लोग पढ़े और उसके कौन सुल्तान बनाए उसके बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नयाब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। दिल्ली जो था अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिसको प्रांत कहा जाता था, ठीक ना। उसी को इक्ता या सूबा कहा जाता था। दो गो थे, ठीक ना। या तो इक्ता कहिए या सूबा कहिए। यहाँ का शासन जो है जो करते थे उसको नयाब या वली या मुफ्ती, ठीक ना, कहा जाता था। इक्ताओं को सिको, जिसको हम लोग जिला कहते हैं, जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था, ठीक ना। इक्ता जो था, इक्ताओं को जिलों में विभाजित किया जाता था, ठीक ना। यानी कि प्रांत को इक्ता में और इक्ता को क्या चीज़ में बटा गया था? जैसे देश है, देश को राज्य में, राज्य को जिला में, है ना, उसी प्रकार से। तो इक्ताओं को सिक्कों में यानी कि जिलों में विभाजित किया गया था, और जहाँ की प्रमुख अधिकारी जो है सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी होता था। चलिए अब राजस्व कर व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उर्स क्या था? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, यानी जो मुसलमान से जो लिया जाता था भूमि कर, उसको क्या कहा जाता था? तो उर्स कहा जाता था। खैराज क्या था? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, यानी मुस्लिम्स को छोड़ाकर जो भी अन्य जो लोग थे उससे जो लिया जाता था कर, ठीक ना, उस भूमि कर, उसको क्या कहा जाता था? तो खराज कहा जाता था। हाँ ठीक। ज़कात क्या था? तब मुसलमानों पर धार्मिक कर, ठीक ना, संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था, यानी जितना संपत्ति होता था उसका 40वां हिस्सा उसको जमा करना पड़ता था, यानी इसको क्या कहते थे? ज़कात कहते थे। तो मुसलमानों पर धार्मिक कर का जो लगता था, ठीक ना, ये क्या था? तो संपत्ति का 40% 40वां भाग देना होता था। जजिया क्या है? गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, यानी कि हिंदुओं पर लगाने वाला कर जो था क्या कहलाता था? तो जजिया कर कहलाता था, ठीक ना। गैर मुसलमान का मतलब हिंदू, ठीक ना, जजिया। चलिए अब खम्स क्या था? नोट। यह लूटे हुए धन और खानों और भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति के 1/5 भाग था, जिस पर कि सुल्तान का अधिकार था, और शेष भाग 4/5 भाग को उसके सैनिकों और तथा खजानों से प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा, और सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। कहने का मतलब है कि खम्स जो था ये लूटा हुआ धन था। लूटा हुआ धन चाहे खानों या भूमि से गड़े हुए खजानों से जो प्राप्त संपत्ति था 1/5 भाग जिस पर सुल्तान का अधिकार था, ठीक। और जब जो बच गया 4/5 भाग उस पर सैनिक ले लेते थे, या जो खजानों को प्राप्त करते थे उसका अधिकार था, ठीक ना। यानी कि 1/5 भाग अपने राजा को दे देते थे, जो खोजा सैनिक चाहे जो आदमी खोजा उसको 4/5 भाग का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं ले लिया, लेकिन फिरोज तुगलक को छोड़कर बाकी क्या होता था कि 4/5 स्वयं रख लिया, ठीक ना, और बाकी 1/5 उन लोग को दिया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन सुल्तान सिकंदर लोदी जो ऐसा शासक था जो गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया, उसको कोई मतलब नहीं था, 1/5 और 4/5 से कोई मतलब नहीं था। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था। मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। जो सिक्को थे जिसको हम लोग जिला कहते थे उसको परगनों में विभाजित किया गया था, और आमिल परगने का मुख्य अधिकारी होता था, ठीक ना। जैसे जिला हम लोग का बटा होता है ना ब्लॉक में, तो उन लोग का जो है परगना में बटा हुआ था। इसको आमिल जो था वो रखता था, परगना का मुख्य अधिकारी था। मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाले अधिकारी थे, और मुशरिफ जो थे वो लगान जो है को निश्चित करने वाले अधिकारी होता था। एक शहर या
100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर या सादा नामक अधिकारी करता था। एक शहर हुआ चाहे 100 गांव हुआ, उसका देखरेख जो करता था उसको क्या कहा जाता था? तो अमीर या सादा कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जैसे हम लोग का भी है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम होती थी उस समय भी, ठीक ना। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था, और सुल्तान का जो अस्थायी सेना होता था उसको क्या कहा जाता था? खास खेल, ठीक ना। यानी अस्थाई हुआ था तो उसको क्या नाम दे दिया था? खास खेल। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल घंटा को जरूर दबाइए, ठीक ना। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, और भी वीडियो अपलोड है, ठीक ना, उस वीडियो को देखिए ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड होगा तो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया, ठीक ना। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक या आराद कहा जाता था, ठीक ना। मंगोल सेना का जो वर्गीकरण है दशमलव प्रणाली को, ठीक ना, दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। यानी इसको बांटने का जो था तो दशमलव प्रणाली के आधार पर बांटा गया। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाला मशीन था, उसको क्या कहता था? तो मंगलिक कहा जाता था या आराद कहा जाता था, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि एकता प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी, और फिर जो है पुनः शुरुआत कौन किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया एकता प्रथा को। चलिए थोड़ा सा इधर दिया हुआ है, 10 अश्वारोही बराबर 1 सरखेल होता था। 10 अश्वारोही बराबर क्या होता था? 1 सरखेल होता था। और 10 सरखेल बराबर 1 सिपाह सालार होता था, ठीक ना। 10 सिपा सलार बराबर 1 अमीर होता था। 10 अमीर बराबर 1 मालिक होता था, और 10 मलिक बराबर 1 खान होता था, ठीक ना। पता नहीं उन लोग का ये सब क्या था व्यवस्था, ठीक ना। यानी कि 10 अश्वारोही मिलाकर, 10 को घोड़ा वाला एथी मिलाकर एक सर एक खेल होता था। 10 सर एक खेल मिलाकर एक सिपा सलार होता था, और 10 सिपा सलार मिलाकर एक अमीर होते थे। 10 अमीर होकर एक मलिक बनता था, 10 मलिक बनकर एक खान बनता था, ठीक। तो हम लोग जान गए कि एकता प्रथा के दोबारा शुरुआत किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। समाप्त कौन कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक ना। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुक्त बंगाल से मंगाए जाते थे। और सल्तनत काल में क्या होता था कि जो अच्छा नस्ल के घोड़ा होता था वो कहाँ से मंगाया जाता था? तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे, और हाथी मुक्त बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। सल्तनत कालीन का जो कानून था वह किस पर? शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। और मुस्लिम जो शासन का कानून चलता था उसका 4 स्रोत थे। कौन सी? पहला था कुरान, दूसरा था हदीस, तीसरा था इज्मा और चौथा था कयास, ठीक ना। सुल्तान सप्ताह में दो बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सुल्तान जो था सप्ताह में, ठीक ना, यानी 7 दिन में केवल 2 बार, ठीक ना, दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। और सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा गया? मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यानी भूमि के जो नापना जोखना था तो उसको क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? तो मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक। पूर्णतः केंद्र को नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। और जो केंद्र के नियंत्रण में जो भूमि रहता था उसको क्या कहते थे? खालसा भूमि कहलाते थे। अलाउद्दीन ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। अलाउद्दीन जो दान में भूमि दिया गया था, ठीक ना, उसको क्या किया कि छीन के खालसा भूमि बना दिया, ठीक ना। और देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। और देवल जो जगह है उस क्या था? तो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। चलिए थोड़ा सा इधर रह गया है, ठीक ना, स्थान और प्रसिद्धि के कारण है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सरस्वती जो था स्थान वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अच्छी किस्म के चावल के लिए। यानी अच्छी किस्म के चावल कहाँ होता था? तो सरस्वती में होता था। अनिहलवाड़ा जो था, ठीक ना, अनिहवाड़ा ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो व्यापारियों को तीर्थ स्थल के रूप में। सतगांव किसके लिए प्रसिद्ध था? तो रेशमी रजाइयों के लिए। आगरा किसके लिए? तो नील उत्पादन के लिए। आगरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नील उत्पादन के लिए। और बनारस जो था वह सोने चांदी और जड़ी के काम के लिए जो था वह प्रसिद्ध था। दोस्तों
अगले दिन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल घंटा को जरूर दबाइए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक